साथियों नमस्कार, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग। यह हमारा ऑफिशियल जो YouTube चैनल है एग्री मिशन कोचिंग का, वो आप देख रहे हो। हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। आज हमारी क्लास है 11वीं। कौन सी कक्षा है? 11। तो इससे पहले अपने काफ़ी कुछ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो इससे पहले क्लास में हमने क्या किया था? कीटनाशकों का जो कीटनाशक थे उनका वर्गीकरण किया था। आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट वही कीटनाशकों का वर्गीकरण है नेक्स्ट, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों थोड़ी सी सूचना है पहले आपके लिए। यदि आपने हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है एग्री मिशन कोचिंग का, यदि वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ से आप टाइप करें एग्री मिशन कोचिंग, तो आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा ग्रीन कलर का, ऐसा लोगो होगा ग्रीन कलर का। उसको डाउनलोड कर लें। यदि आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन में रजिस्टर होने के बाद में जैसे ही आप उसको इंटरफेस आपको दिखाई देगा, स्टोर में जाना है आपको। स्टोर में क्लिक करके वहाँ पे आपको दिखाई देगा इस स्टोर में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र टेस्ट सीरीज 2021। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप पे करेंगे। पे करने के बाद में आपकी जो टेस्ट सीरीज इनरोल हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में रहता क्या है? 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके और 15 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी से। ये टेस्ट होता कब है? ये टेस्ट आपका होता है संडे को। कब होता है? संडे को। यदि आप डेमो लेना चाहते हो टेस्ट का तो आप इसको 2 टेस्ट आपके पास फ्री अवेलेबल है। जैसे आप स्टोर में जाएंगे, वहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज 2021 पे, तो आपको वहाँ 2 टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। तो उनको आप अटेम्प्ट कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि टेस्ट कैसा है। आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, जिससे हमें थोड़ा उत्साह मिले और अच्छी मेहनत करें हम। तो दोस्तों वीडियो आप हमारे एग्री मिशन कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको क्विजेज मिलती रहती है। तो उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए या उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम ग्रुप एग्री मिशन कोचिंग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप जैसे ज्वाइन करेंगे उसमें आपको डेली क्विजेज वहाँ मिलती है, तो वहाँ से भी आप क्विज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है कीटनाशकों का वर्गीकरण। टॉपिक है हमारा कीटनाशकों का वर्गीकरण। कीटनाशकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। देखिए हमने अकार्बनिक जो कीटनाशी थे उनको हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक कीटनाशियों को। अकार्बनिक कीटनाशकों का हमने जिक्र पिछली क्लास में कर चुके हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम बात करें अकार्बनिक कीटनाशक। अकार्बनिक कीटनाशक या इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है दोस्तों, अकार्बनिक कीटनाशकों की बात करें, इसमें भी काफ़ी
इसका क्लासिफिकेशन रहता है वो किस प्रकार रहता है और कहाँ से क्वेश्चन रेज होता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास रहता है इसके अंदर जंतु कीटनाशी व उनसे प्राप्त व्युत्पन्न, अंग्रेजी में हम कहेंगे एनिमल इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जंतु कीटनाशकों की बात करें नहीं तो जंतु कीटनाशक होते क्या है, जो क्या हो जंतुओं से प्राप्त हो, जो एनिमल से प्राप्त होते हैं, ऐसे कीटनाशकों को क्या कहते हैं, जंतु कीटनाशक कहा जाता है। तो ऐसे कीटनाशक हमें किससे प्राप्त होते हैं, जो आपका संघ होता है एनेलिडा, जो एनेलिडी जीव होते हैं ना, एक समुद्री जीव होता है, कौन सा, उनसे क्या प्राप्त होता है, नेरिस टॉक्सिन प्राप्त होता है, नेरिस टॉक्सिन। ये नेरिस टॉक्सिन क्या है, एक जहर है। अब इसको नेरिस टॉक्सिन क्यों कहा जाता है, इसको नेरिस टॉक्सिन इसलिए कहा जाता है, समुद्री जीव, समुद्री जीव से जिनके नाम क्या है, एक आपका रहता है लैम्ब्रिको नेरिस हेट्रोपोडा और एक आपका रहता है दूसरा लैम्ब्रिकोनेरिस ब्रेविसीरा। ये दो समुद्री जीव है, इनसे प्राप्त होता है नेरिस टॉक्सिन, यानी एनिलिडी जो संघ होता है, फाइलम कह सकते हो आप, लैम्ब्रिकोनेरिस हेट्रोपोडा और लैम्ब्रिकोनेरिस ब्रेविसीरा, ये दो समुद्री जीव होते हैं, उनसे क्या प्राप्त होता है, जो नेरिस टॉक्सिन है वो प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, नेरिस टॉक्सिन है वो प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है, इसका जो मार्केट में आपने एक नाम सुना होगा, पादन नाम सुना होगा, पादन या पादान, इस नाम से मिलता है मार्केट में, पादन या पादान नाम से मार्केट में हमें ये मिलता है। और ये किसका काम करता है, ये कीटनाशक का काम करता है, जो नेरिस टॉक्सिन होता है। क्या होता है, नेरिस टॉक्सिन होता है। फिर अपने इस क्लासिफिकेशन में बात करेंगे नेक्स्ट, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लें यदि नोट नहीं किया है तो। आपकी बुक में नहीं दिया गया, कोई सी भी जो आपके पास जो एनआर सुंडा बुक है इसमें नहीं दिया गया, मैं एडिशनल चीज़ें मैंने एनआर सुंडा बुक के अलावा आपकी 11th 12th इसके अलावा और भी एडिशनल जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर अपने बात करें पादप कीटनाशी व उनके व्युत्पन्न, उनके व्युत्पन्न, प्लांट इंसेक्टिसाइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो, जैसे जंतुओं से हमें कीटनाशी प्राप्त हो रहे थे, वैसे ही क्या होते हैं, पादपों से हमें कीटनाशी प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो पादप होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति से हमें जो प्राप्त होते हैं कीटनाशी गुण वाले रसायन, उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट इंसेक्टिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, प्लांट इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, तो इनकी अपने बात कर लेते हैं, होते आपके कौन से हैं। इनमें मैं सबसे पहले बात करूं पायरीथ्रम, आपने पायरीथ्रम का नाम सुना होगा,
इम्पोर्टेंट भी रहता है। जो ये पायरिथ्रम होता है ये प्राप्त किससे होता है? ये गुलदाउदी, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्राइसैंथेमम कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्राइसैंथेमम कहा जाता है। इसके क्या होते हैं? जो सूखे फूल होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? पीस लिया जाता है। पीस कर इससे जो उनका आप कह सकते हो रस प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा कीटनाशी तैयार किया जाता है। इसमें कीटनाशक गुण पाया जाता है। तो पेपर में आपसे इसकी जातियां भी पूछ लेता है। बात करूं मैं जातियों की, तो क्राइसैंथेमम सिनेरीफोलियम जाति रहती है एक, तो क्राइसैंथेमम सिनेरीफोलियम, और दूसरी जाति इसकी रहती है क्राइसैंथेमम कॉक्सिनियम। क्राइसैंथेमम कॉक्सिनियम। इन दोनों के क्या कर लिए जाते हैं? इनको पीसकर, इनके फूलों को पीसा जाता है, पीसकर इनसे रस प्राप्त कर लिया जाता है, और उससे जो प्राप्त रसायन, जो पादप रसायन होता है उसे क्या कहते हैं? पायरेथ्रम कहा जाता है। अब देखिए जो पायरेथ्रम होता है वो किससे प्राप्त होता है? गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम से प्राप्त होता है। दो ये जातियां रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने बात करें और कौन से ऐसे जो पादप होते हैं जिससे प्राप्त किया जा सकता है। एक आपके पास रहता है पहला तो ये, दूसरा आपका रहता है जैसे नीम में जो कीटनाशी गुण होता है वो किसके कारण होता है? एजाडी रेक्टिन के कारण, क्योंकि नीम का नाम क्या होता है? एजाडीरेक्टिका इंडिका होता है। एजाडीरेक्टिन के कारण नीम में कीटनाशी गुण पाया जाता है। इसकी पत्तियों में भी, तने में, शाखों में, सभी जगह कीटनाशी गुण पाया जाता है। लेकिन जो इसका फल होता है, निम्बोली होती है, निम्बोली में क्या होता है? एजाडीरेक्टिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? कीटनाशी गुण पाया जाता है। यदि इसकी अपने बात करें नीम, ये क्या होता है? जैसे मरु टिड्डी हो गया, जो डेजर्ट टिड्डी होती है, इसका कंट्रोल कर सकता है। ब्राउन प्लांट होपर होता है, जो धान का भूरा फुदका रहता है, या आपका जो डायमंड बैकमोथ है इसका भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी रहते हैं, जैसे आपका धान का पत्ती लपेटक हो गया, धान का पत्ती लपेटक, कपास की चितकबरी सुंडी, चने की सुंडी, जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा रहती है, इनका भी कंट्रोल है वो नीम, जो एजाडीरेक्टिन जो इसके अंदर कीटनाशी गुण होता है, इसके द्वारा इसका नियंत्रण है वो किया जा सकता है। उसके बाद में आपको मैं और कुछ पादप बता रहा हूं जिनसे कीटनाशक प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे रोटेनोन। अब रोटेनोन क्या होता है? एक पादप होता है डेरिस इलेप्टिका। इस प्लांट से रोटेनोन प्राप्त किया जाता है, डेरिस इलेप्टिका की जड़ों से। जो ये डेरिस इलेप्टिका होता है, ये फेबेसी कुल का एक प्लांट होता है। डेरिस इलेप्टिका एक फेबेसी कुल का क्या रहता है? प्लांट रहता है, जिसको लोंकोकार्पस भी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? लोंकोकार्पस भी कहा जाता है। इस डेरिस इलेप्टिका को लोंकोकार्पस,
ये एक प्रकार का रोटेनोन है, वो कॉन्टैक्ट सहस्पर्श कीटनाशी होता है। इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सहस्पर्श कीटनाशी या कॉन्टैक्ट कीटनाशी क्या होते हैं। यानी अपने जहां कीट का नियंत्रण करना है उस फसल पे जिस सतह पे छिड़काव किया गया है, सिर्फ जहां ये गिरा है वहां यदि कोई कीट पे गिरा तो ये क्या करेगा, उसका कंट्रोल करेगा। जहां तो ये कहने का मतलब ये कि पूरे प्लांट में नहीं फैलता। एक होता है जहां एक स्थान पे प्लांट पे गिरा, जैसे ये आपका कोई प्लांट है, इस पे जैसे यहां उसकी एक फुहार गिर गई, यहां एक जड़ के पास में डाल दिया या इसको, तो ये पूरे पौधे के अंदर एक स्थान से फैल जाता है। लेकिन जो कॉन्टैक्ट या संस्पर्श कीटनाशी होते हैं वो क्या होते हैं, इस जहां यहां गिरा है यहां से यदि कीट खाएगा, उस पत्ती पे गिरा है वहां से कीट खाएगा तो ही कंट्रोल होगा, अन्यथा कंट्रोल नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्लांट की कि कौन सा रहता है। एक आपका रहता है निकोटीन। निकोटीन आप सभी को पता होगा किससे प्राप्त होता है, तंबाकू से प्राप्त किया जाता है। यह भी एक कीटनाशक का काम करता है। एक आपका सवाडिल्ला पादप रहता है, जिससे भी क्या होता है, ये इससे प्राप्त किया जाता है, जो पादप कीटनाशक है उसको प्राप्त किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन रहता है अकार्बनिक कीटनाशक में। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि आपको क्लियर हो रही है चीजें, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि सर समझ आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। यहां तीसरे की बात करें हम, तेल व उनके पायस। कार्बनिक कीटनाशकों में तीसरा जो वर्गीकरण है वो रहता है ऑयल एंड इट्स इमल्सन। तेल व उनके पायस क्या होता है, कुछ जैसे तेल दो प्रकार के होते हैं, ऐसे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका रहता है पेट्रोलियम तेल, पेट्रोलियम तेल। दूसरा आपका रहता है कोलतार तेल, दूसरा रहता है कोलतार तेल। और इनको प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, इमल्सन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। देखिए इसमें क्या होती है, पॉइजन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी मात्रा कम रखी जाती है। मात्रा रखी कितनी जाती है, 1 से 3% रखी जाती है। मात्रा की बात करें तो कितनी, 1 से 3%। किन कीटों के विरुद्ध ये कार्य करता है, जैसे आपका स्केल कीट हो गया, आपका मीलीबग हो गया, सफेद मक्खी हो गई, सफेद मक्खी हो गई, और ये जो ब्रूथी होती है, माइट्स होती है, इनके खिलाफ भी काम करता है या उनको भी मारने का काम करना, तो इसको माइटीसाइड या ब्रूथीनाशी भी कहा जाता है। 1 से 3% इसकी मात्रा काम में ली जाती है। ये हाइड्रोकार्बन्स करते क्या है, ये क्या करते हैं, इन कीटों के श्वास को रोक देते हैं, श्वास रोधी होते हैं। कहने का मतलब है इसके इनको श्वास नहीं आता, जिससे क्या हो जाता है, ये कीट मर जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर होगा। अकार्बनिक कीटनाशकों में वर्गीकरण में जंतु कीटनाशक व उसके जो व्युत्पन्न होते हैं, पादप कीटनाशी व उनके जो व्युत्पन्न होते हैं, तेल व उनके पायस है, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन इस अकार्बनिक कीटनाशकों में, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 4 नंबर।
क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन्स, अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए जो ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये लगभग कब अस्तित्व में आए थे? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये अस्तित्व में क्यों आए थे? जो आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, आपकी द्वितीय विश्व युद्ध था, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो सैनिक क्या रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगलों में जब युद्ध चल रहा था, छिपकर जंगलों में रहते थे, तो उनको क्या यहाँ मच्छर काटते थे। क्या करते थे? मच्छर काटते थे। तो 1939 में क्या हुआ? खोज हो गई थी डीडीटी की। किसकी खोज हो गई थी? डीडीटी की पोल मुलर ने खोज कर दी थी। किसने की थी? पोल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। और इसका प्रयोग जो जंगलों में इनको क्या करते थे? मच्छर खाते थे, उनके कंट्रोल के लिए, सैनिकों को जो मच्छर खाते थे उनके कंट्रोल के लिए इसका छिड़काव किया जाता था। लेकिन 1941 में जो इसका खेतों में भी या फसलों पर भी इसका प्रयोग होने लग गया। इसमें क्या होता है? बहुत अधिक ये विषैले होते हैं और इनका जो विषैला प्रभाव है वो फसलों पे रह जाता है। पौधों के अंदर भी इसका क्या है? पॉइजन है वो रह जाता है, या इनकी विषाक्तता है वो पौधों के अंदर भी रह जाती है, जिससे क्या हो जाता है? आजकल इनका प्रयोग है वो सीमित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया। सीमित का मतलब है कि इसकी खेती में इसका प्रयोग बहुत बंद कर दिया गया है, कम नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब प्रयोग होता क्या? जैसे डीडीटी और बीएचसी का प्रयोग है, वो क्या होता है? आजकल मच्छरों को मारने और इनके लिए जो खेती के अलावा जो कीटनाशकों के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब बात करें इसकी, जैसे फसलों पर इनको डालते हैं तो काटने और चबाने वाले जो कीट होते हैं इसको खाते ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। डीडीटी है, बीएचसी है, बहुत अधिक विषैले कीटनाशक होते हैं। जैसे इसके अलावा आपने डाई एल्ड्रीन सुना होगा, एंडोसल्फान भी इस ग्रुप का रहता है। जैसे डाई एल्ड्रीन, एंडोसल्फान भी बैन हो चुका है 2013 में। 2013 में एंडोसल्फान भी बैन हो चुका है। इन्हीं को क्या कहते हैं? आधुनिक कीटनाशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक कीटनाशक भी कहा जाता है। ये जो डीडीटी है ये भारत में 1989 में बैन हो गया था। 1989 में बैन हो गया था भारत में। 1989 में ये क्या हो गया था? बैन हो गया था। इनको ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक भी कहते हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक, यानी ऑर्गेनोक्लोरीन जो कंपाउंड है वो भी इनको कहा जाता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं, कब इनका विकास हुआ और किस प्रकार से ये खेतों में प्रयोग होने लग गए, उसके बाद में किस प्रकार से क्या हुआ, इनको बैन किया गया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें तो कार्बनिक जो थायोसाइनेट होते हैं उनकी बात करेंगे। नंबर 4 पे मैं बात करूं, इस साइड में लिख रहा हूं, क्लासिफिकेशन में नंबर 4 पे हमारे पास जो आता है उसकी मैं बात करूंगा कार्बनिक थायोसाइनेट। कार्बनिक थायोसाइनेट, कार्बनिक थायोसाइनेट। देखिए कार्बनिक थायोसाइनेट है, ये क्या होते हैं? जैसे अंडे हो गए या जो आपके निम्फ होते हैं इनके कीटों के, या इनके जो वयस्क होते हैं, इन पे क्या करते हैं ये, जैसे छिड़काव किया जाता है तो इनको मार देते हैं। और जैसे बाजार में थाइनाइड है, लिथेन 60 है, लिथेन 384 है। जैसे जो फेमस है लिथेन 60 और लिथेन 384,
ये क्या करते हैं, जो एग है आपका, निम्फ रहता है, एडल्ट रहता है, इन सभी को क्या करते हैं, इन पे इफेक्ट होता है और ये इससे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है 5 नंबर, सल्फोनेट सल्फाइड या जो सल्फोन कीटनाशी होते हैं। कौन से? सल्फोन कीटनाशी। सल्फोनेट, सल्फाइड, सल्फोन कीटनाशी, ये क्या होते हैं? अधिकतर काम क्या होता है इनका, ब्रूथीनाशी होते हैं। ये होते क्या है? ब्रूथीनाशी। ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं, सहस्पर्श कीटनाशी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे टेट्रासोन हो गया। कौन सा हो गया? टेट्रासोन हो गया, टेट्राडिफोन हो गया, आपका एवामाइट होता है, ओवेक्स होता है। उदाहरण की बात करूं मैं तो टेट्राडिफोन, एवामैक्स, टेट्रासोन, टेट्रासोन, ये सभी के सभी, जैसे फिनाइल सल्फोन, ये सभी के सभी सल्फोनेट, सल्फाइड या सल्फोन कीटनाशी होते हैं और ब्रूथीनाशी भी होते हैं। यानी जो ये क्या करते हैं, जो माइट्स होती है इनका कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो आता है डाइनाइट्रीफिनोल। डाइनाइट्रीफिनोल की बात करेंगे हम तो ये किस प्रकार नियंत्रण करते हैं? डाइनाइट्रीफिनोल, हमारा 6 नंबर आता है डाइनाइट्रीफिनोल। ये भी क्या होते हैं आपके, ब्रूथीनाशी और कीटनाशी होते हैं। ब्रूथीनाशी और कीटनाशी रहते हैं। ये भी आपके जो निम्फ होते हैं, एग होते हैं, एडल्ट होते हैं, इनको मार देते हैं, इनका कंट्रोल है वो किया जाता है। देखिए ये क्या करते हैं, इनका एक चीज है, ये पादपों में विषाक्तता को छोड़ देते हैं। जो सल्फोनेट या जो सल्फाइड या सल्फोन कीटनाशी है, ये भी पादपों में अपना विष बाद में इनका रह जाता है। जैसे ये डाइनाइट्रीफिनोल है, इनका भी विष क्या होता है, पादपों के अंदर रह जाता है। यदि उनका मनुष्य क्या करे, कंजप्शन करता है या उनको कंज्यूम करता है, तो जिससे क्या होता है, हमारे अंदर भी इससे विष के कुछ अंश है वो जाते हैं। जिससे आजकल इनका प्रयोग क्या हो गया है, एक सीमित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट रहता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे 7 नंबर की। हमारे क्लासिफिकेशन हो गए, 6 हो चुके हैं। 7 नंबर की हम बात करेंगे तो हमारा रहता है ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह रहता है। कौन सा? ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह की हम बात करेंगे। 8 नंबर है शायद, ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह है, ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह है। देखिए इनमें क्या पाया जाता है, फोस्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोस्फोरस पाया जाता है। और ये होते क्या है, जो क्लोरीनेटेड कार्बन थे, हाइड्रोकार्बन थे, उनसे अधिक विषैले होते हैं। उनसे क्या होते हैं, अधिक विषैले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो कीट होता है उसमें एक आपका एंजाइम होता है, आपका जो एसिटिल कोलिस्ट्रीनेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? एसिटिल कोलिस्ट्रीनेज
नेज जो एंजाइम होता है, देखिए कीटों के अंदर एसिटिल कोलिस्ट्रीनेज एंजाइम होता है, तो इसको क्या कर देते हैं, ये इसको इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट का मतलब इस एंजाइम का बनना रोक देते हैं। क्या कर देते हैं, बनना रोक देते हैं, जिससे कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनको और क्या कहते हैं, आधुनिक कीटनाशी है। आधुनिक कीटनाशी है। इनका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जहरीला तत्व पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है, जहर की मात्रा होती है। कीटों के लिए हानिकारक है जो है ही, ये क्या है, कीटों के साथ साथ जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब जो दूध देने वाले प्राणी होते हैं, उनको भी ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो मनुष्य को भी क्या करते हैं, मैमल्स के अंदर आता है, मनुष्य को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे जो क्लासिफिकेशन इससे पहले किया था, जो प्रभावित करने के आधार पे। एक तो आपका रहता था देखिए जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, इनको हम 2 समूह में बांटते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक आपका रहता है सहस्पर्श विष कॉन्टैक्ट इंसेक्टी पॉइजन या इंसेक्टिसाइड। दूसरा हमारे पास रहता है सर्वांगी या सिस्टेमिक, सर्वांगी या सिस्टेमिक। जो आपके सहस्पर्श विष और सर्वांगी विष की मैं बात करूं, जो सहस्पर्श विष या कॉन्टैक्ट पॉइजन कौन से होते हैं, जैसे हमने एक प्लांट पे, देखिए ये प्लांट है हमारा, इस प्लांट पे जैसे ही अपने स्प्रे किया और एक बूंद यहां गिरी है, यहां गिरी है, जहां जहां इसकी स्प्रे गिरेगी वहां से यदि कीट खाएगा तो कीट क्या होगा, मरेगा। कहने का मतलब जहां से स्पर्श हुआ है इस स्प्रे का पौधे पे, वहां से यदि कीट ने खाया तो कीट मरेगा। सर्वांगी में क्या होता है, जैसे हमने इस कीटनाशक की एक बूंद इस पत्ती पे यहां डाल दी, कहीं भी पौधे के किसी भाग पे एक बूंद गिर गई तो ये पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है। जैसे जड़ों में डाल दिया तो पूरे पौधे के अंदर फैल जाएगा। ये क्या होता है, सिस्टेमिक होता है। और ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। इसमें एक जगह से डालने से पूरे पौधे में फैलेगा, फिर कीट कहीं से खाए तो भी कीट क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल रहते हैं जैसे क्लोरोपोरिफॉस, आपने खेत में इसका प्रयोग करते देखा होगा फार्मर्स को, दीमक के नियंत्रण के लिए किया जाता है। जैसे क्विनोलफॉस, जैसे मेलाथियान का प्रयोग सब्जियों में भी किया जाता है, क्योंकि यह सब्जियों के लिए थोड़ा सुरक्षित होता है, इसका इतना प्रभाव है वो नहीं रहता है। जैसे मिथाइल पैराथियान, डिफ्ट्रैक्स, ये क्या होता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम आपको मैंने बता दिए। बाकी एग्जाम्पल इनके बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट रहते हैं। इनमें यदि मैं बात करूं, जैसे आपने नाम सुना होगा इमीडा क्लोप्रिड, ये बाजार में कॉन्फिडोर के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है, कॉन्फिडोर से व्यापारिक नाम रहता है। जैसे एसिटामिप्रिड, ये प्राइड के नाम से मिलता है। जैसे मिथाइल डेमेटोन,
मिथाइल डेमेटोन, ये आपका मिलता है रोगर के नाम से, जैसे डाईमेथोएट, जो डाईमेथोएट आपका रहता है उसकी यदि मैं बात करूं, ये मेटासिस्टोक मिथाइल पैराथियन है, मिथाइल डेमेटोन है, मेटासिस्टोक्स के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है बाजार में? मेटासिस्टोक। डाईमेथोएट है वो किस नाम से मिलता है? रोगर नाम से मिलता है। जैसे एसीफेट हो गया, बाजार में एसोटॉफ के रूप में मिलता है। जैसे आपका फोरेट हो गया, ये थीमेट के नाम से मिलता है। जैसे मोनोक्रोटोफॉस हो गया, ये आपका नुआक्रोन के नाम से बाजार के अंदर मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इमिडाक्लोप्रिड कॉन्फिडोर के नाम से, एसिटामिप्रिड प्राइड के नाम से, मिथाइल डेमेटोन मेटासिस्टोक के नाम से, डाईमेथोएट रोगर के नाम से, एसीफेट एसाटोफ के नाम से, फोरेट थीमेट के नाम से, और मोनोक्रोटोफॉस जो है नुआक्रोन के नाम से मिलता है। इसके अलावा भी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर क्लासिफिकेशन में बताऊंगा, कि किस प्रकार से आगे क्लासिफिकेशन हमारा रहता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार से कीटनाशियों का जो वर्गीकरण है वो होता है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी हो तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है वो आपको बता दिया मैंने, कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। हमारे एग्रीमिशन कोचिंग का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ आपको डालना है एग्रीमिशन कोचिंग, उसको डाउनलोड करके आप और रजिस्टर करके जैसे आप स्टोर पे जाओगे, वहाँ नीचे स्टोर आ रहा है, उस स्टोर में जाते ही आपको एक टेस्ट सीरीज़ दिखाई देगी। उस टेस्ट सीरीज़ को आप बाय कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ में है क्या, 6 दिन में जो वीडियो होती है यूट्यूब एग्रीकल्चर की कंप्लीट कोर्स होगा। इसके 6 दिनों का टेस्ट एग्रीकल्चर के, इसके क्वेश्चन होंगे आपके 60 रहते हैं, हिंदी और राजस्थान जीके, इनके आपके रहते हैं 15 क्वेश्चन और इसके 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट होता ये संडे को है, संडे को एप्लीकेशन पे होता है। इसमें पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और आप एक नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7976366098। कोई भी इंक्वायरीज हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।